नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दुबई जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों के साथ की मुलाकात। बोले, समस्या में विकासशील देशों का हाथ नहीं, फिर भी कर रहे सहयोग, जल्द मिलेगा परिणाम। उत्तरकाशी टनल से सुरक्षित लौटे 8 मजदूरों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने की मुलाकात। सभी का जाना हालचाल, शॉल उड़ाकर किया श्रमिकों का स्वागत। वायु प्रदूषण से दिल्ली वालों का हाल बेहाल, अभी भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है एयर क्वालिटी इंडेक्स। राजधानी में अभी भी जारी रहेगी पाबंदियां। यूपी विधान सत्र के आखिरी दिन सीएम योगी का सपा पर हमला। बोले, 2017 से पहले माफियाओं और दंगाइयों का था राज, अखिलेश का पलटवार। जातीय जनगणना पर सरकार चुप क्यों? और चुनावी एग्जिट पोल पर बोले आप नेता सौरभ भारद्वाज, तेलंगाना से दक्षिण में बीजेपी की एंट्री नामुमकिन। उत्तर भारत के 3 राज्यों में नतीजे मिले जुले, कम हो रहा पीएम मोदी का जादू। चलिए खबरों का शुरुआत करेंगे। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खुद को और भी ज्यादा अपग्रेड किया है। जिले के मेन जगहों पर आधुनिक संसाधनों से लैस ऐसी 5 गाड़ियां तैनात की गई हैं, जिनसे अपराध को रोकने, अपराधियों को पकड़ने और आमजन को शीघ्र सहायता के लिए पुलिस को आधुनिक संसाधनों वाली 5 बोलेरो गाड़ियां मिली है। इन गाड़ियों का कनेक्शन पुलिस कंट्रोल रूम से होगा। साथ ही जरूरतमंद के 112 नंबर डायल करते ही फोन कंट्रोल रूम में रिसीव होगा। इतना नहीं, कंट्रोल रूम में पुलिसकर्मी जरूरतमंद का नाम, मोबाइल नंबर और उसकी लोकेशन गाड़ी के ड्राइवर को अपडेट करेगा। खबर सिरोही से है, जहां सड़क हादसों में गंभीर घायलों को अभी तक पालपुर रेफर किया जाता था, लेकिन अब शहर के मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर शहर के बीचों बीच मानपुर में चंद्रावाल हॉस्पिटल में आईसीयू यूनिट का शुभारंभ किया गया है, जिसको लेकर हॉस्पिटल निदेशक हरीश गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि उनके पिताजी का देहांत भी इलाज के लिए जाते वक्त रास्ते में हो गया था। तब से ही उन्होंने प्रेरणा लेते हुए 6 बेड वाले आईसीयू यूनिट का उद्घाटन किया, जिसमें ऑक्सीजन, वेंटिलेटर जैसे कई उपकरण लगाए गए हैं, जिससे घायलों को इलाज में काफी मदद मिल पाएगी और कई जानें बचाई जा सकेंगी। बहुत टाइम से क्या आबूड शहर के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। कई बार मतलब ये समझो मेरे घर का मामला था, ऐसी स्थिति थी, फादर का इलाज कराना था, फादर का अटैक आया पापा के, लेकिन मेरे पास सुविधा नहीं थी। मैं पालनपुर रास्ते में लेके जा रहा था, जाते थे रास्ते में मतलब पुल क्रॉस करा होगा, वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए, वहीं रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने मेरे बेटे को डॉक्टर बनाया और डॉक्टर को एमडी मेडिसिन बनाया और उसे यही रिक्वेस्ट करी कि आप तुमको डॉक्टर बन के आबू रोड में आना है और आबू रोड में आके आबू रोड वालों की सेवा करनी है, क्योंकि यहाँ सुविधा कम है अस्पताल की। बड़ी सिटी में तो आप चले जाओगे, कहीं भी जाओगे तो उनको खूब सुविधा मिल जाएगी, लेकिन आबू रोड वाले को जो सुविधा चाहिए वो नहीं दे पाएंगे। तो मनन का इस बात में सौम्या डॉक्टर डर्मोलॉजिस्ट है, सौम्या ने भी खूब सहयोग दिया। मेरी इच्छा है कि हम लोग और तरक्की करें और काम करें और बढ़ावें, और दोनों बच्चे हमारे साथ मिलकर पूरे, डॉक्टर मेहता जी है, पूरे ध्यान होगा, पूरे 13 साल से हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर डेंटिस्ट है शर्मा जी, ये पूरे जुड़े हुए हैं, जब से हॉस्पिटल जब से जुड़े हुए हैं। हम लोग और कोशिश करेंगे। हमारे आबू रोड और उसके आसपास के एरिया में 24 घंटे आईसीयू की सुविधा की बहुत कमी थी, जिसके कारण अक्सर जो क्रिटिकल मरीज हैं, जो कि जिसको आईसीयू की रिक्वायरमेंट है, उनको पालमपुर, उदयपुर या अहमदाबाद तक जाना पड़ता है, जिसके कारण रास्ते में ही अक्सर लोग गंभीर हो जाते हैं या जान हानि हो जाती है। तो यही सोच के हमने आईसीयू की चालू किया है और यहाँ पे 24 घंटे डॉक्टर अवेलेबल रहेंगे और नर्सिंग स्टाफ भी 24 घंटे रहेगा, ताकि जितने भी क्रिटिकल पेशेंट्स हैं जिनको आईसीयू की रिक्वायरमेंट है, उसको जल्दी से जल्दी ये सुविधा प्राप्त हो। और हमने मशीनें भी ऐसी लाई हैं कि विदिन अ मिनट जितनी भी प्रॉब्लम है उनको डायग्नोस कर सके, और जितना जल्दी इलाज करें उतना ज़्यादा ऐसी गंभीर स्थिति में मरीज का फायदा होता है।
विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में झुंझुनू भगवान दास खेतान अस्पताल के नर्सिंग कर्मियों ने जागरूकता रैली का आयोजन किया। भगवान दास खेतान अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर कमलेश झाझड़िया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एड्स बचाव और एड्स का इलाज संभव नारे के साथ बड़ी संख्या में नर्सिंग कर्मचारी और नर्सिंग छात्राओं ने भाग लिया। रैली भगवान दास खेतान अस्पताल से शुरू होकर झुंझुनू शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंची। इस मौके पर डॉक्टर कमलेश झाझड़िया ने बताया कि बीमारी के लक्षण नजर आते ही अगर इलाज शुरू कर दे तो इस बीमारी का इलाज संभव है। इलाज जो हमारे द्वारा दिया जा रहा है वो समस्त स्टाफ को भी मैं बता देना चाहूँगा, जो लगातार उस कार्य से जुड़े हुए लोगों को भी, और आम जनता से भी आग्रह करना चाहूँगा कि अगर इसके संबंधित कोई लक्षण आए तो इन प्रवास से आकर यहाँ पे जांच करवाएं और अपना इलाज करवाएं। हमने राजकीय बीडीकी अस्पताल से लेकर और जिला मजिस्ट्रेट कलेक्टर के ऑफिस तक हमने रैली का आयोजन किया और इसमें हमारा ध्येय यही था कि हम समाज के एक बड़े से बड़े तबके को एड्स के बारे में जागरूक करें, जिससे कि वो इस महामारी से ग्रस्त ना हो और इस बीमारी से बचे रहे। आज विश्व एड्स दिवस है 1 दिसंबर और हमने आज एड्स के लिए यहाँ से रैली निकाली है झुंझुनू खेतान हॉस्पिटल से लेकर कलेक्ट्रेट सर्किल तक, और इसको जागरूक करने के लिए अपने परिवार को बचाओ, पूरे देश को बचाओ एड्स। कोटा के नयापुरा स्थित रोडवेज बस स्टैंड पर बस में बैठी एक महिला यात्री का सूटकेस चोरी हो गया है। सूटकेस में 100 तोला सोना और महंगी पोशाक थी। बताया जा रहा है कि महिला शादी से लौटकर बूंदी से अपने ससुराल झालावाड़ की ओर जा रही थी, तभी कोटा रोडवेज बस स्टैंड पर यह वारदात हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो उसमें एक व्यक्ति सूटकेस ले जाता हुआ स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित महिला के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और अज्ञात चोर की तलाश में जुट गई है। मेरे मासी के वहाँ मतलब राजगढ़ से शादी से आ रही थी। मैं पियर रुकी बूंदी से मैं सुबह 9:30 बजे रवाना हुई। 9:30 बजे मेरी जीजा है, मेरी सिस्टर है, मतलब में हम दोनों साथ में आए यहाँ पे। तो ये हमने मतलब झालावाड़ वाली बस में बैठे, मनोर थाना जा रही थी वो बस, उसमें बैठे। वहाँ मैंने सूटकेस रखा और मैं जस्ट स्पेस मतलब सूटकेस बड़ा था तो मैं थोड़ी सी पीछे वाली सीट पे बैठ गई, वहाँ मैंने रख दिया हुआ। और जैसे ही मेरी स्टार्ट हुई बस तो मेरी निगाह पड़ी, मेरा सूटकेस नहीं है वहाँ पे। क्या था सूटकेस? सूटकेस में सर मेरी पूरी ज्वेलरी, मेरी पूरी कमाई की ज्वेलरी, कितना 100 तोला के लमसम ज्वेलरी। और इसके अलावा क्या था? इसमें पट्टे की पोशाकें हैं, पूरी 7, 8, 10 हजार की पोशाकें अलग से हैं। कितनी देर में गायब हुआ ये? वो केवल 10-5 मिनट के अंदर गायब हो गया। जैसे बस स्टार्ट हुई ना, मुझे नजर ही नहीं आया मेरा। 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। ऐसे में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने की पुलिस अपने स्तर पर तैयारियां कर रही है। इसी कड़ी में निमका थाना जिले के उदयपुर वाटी पुलिस थाने क्षेत्र में मतगणना से पहले पुलिस और जनप्रतिनिधियों के बीच सद्भावना बैठक हुई। इस बैठक में मतगणना के दिन आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की। डीवाईएसपी जोगेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मतगणना के दिन किसी भी प्रकार के जुलूस, रैली और डीजे बजाने की अनुमति नहीं है और अगर कोई कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरे इलाके में धारा 144 लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि पुलिस की नजर जमीन से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी रहेगी। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करेगा तो उस पर मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग के जो वोटिंग होगी, शांतिपूर्ण वोटिंग होने के बाद में अब जो मतगणना है वो कल होगी, परसों होगी। उसमें हम ये चाह रहे हैं कि जो भी चुनाव आयोग के प्लस हमारे पुलिस मुख्यालय उच्च अधिकारियों के निर्देश है उसकी सुनिश्चित पालना की जाए। उसके लिए हमें प्रकार मतगणना के बाद में जो भी रिजल्ट मैंडेटरी जिसके पक्ष में आएगा, जो भी वाहन रैली है उसमें किसी प्रकार का न्यूसेंस नहीं हो, कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े, इसके लिए हमने CLGs और सुरक्षा सखियों की और जनप्रतिनिधियों की मीटिंग रखी है सीधी। इसमें हमने सभी को ये निर्देशित किया है कि चुनाव के मतगणना के बाद में जो भी रैली निकले उसमें डीजे पे पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। हर्ष फायरिंग वगैरह है, इस प्रकार की कोई भी वारदात नहीं हो, इसके लिए कानून व्यवस्था किसी प्रकार की स्थिति खराब ना हो, इसलिए सबको ये हमने समझाया। उधर राजसमंद में आज कुंभलगढ़ महोत्सव का शुभारंभ हुआ। यह वार्षिक उत्सव आमतौर पर दिसंबर महीने में 3 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें शामिल होने के लिए देश दुनिया से पर्यटक घूमते आते हैं। पता चले उत्सव की सबसे आश्चर्यजनक मस्जिद से एक सांस्कृतिक शाम होती है, जो अक्सर राजसी कुंभलगढ़ किले की पृष्ठभूमि में होती है। यहाँ हर साल स्थानीय कलाकार प्रस्तुतियां देते हैं। यहाँ घूमर, कालबेलिया और भवाई जैसे पारंपरिक प्रदर्शन मिलते हैं।
ने कहा कि बहुत अच्छा है। जो म्यूज़िक फेस्टिवल हम ऐसे ही आए थे, हम जाने वाले थे चित्तौड़गढ़ फोर्ट, तो हमको किसी ने रिकमेंड किया कि आप यहाँ पे आए, ठीक है, तो हमको बहुत अच्छा लगा और क्लाइमेट भी बहुत सही है। तो हम ये म्यूज़िकल फेस्टिवल देख के तो हमको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि ऐसा सब सीन है। आप कहाँ से हैं? हम मुंबई से हैं, महाराष्ट्र मुंबई से। बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फेस्टिवल हुआ। अलग अलग जगहों का हमको नृत्य देखने मिला और क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। अभी तक तो देखा नहीं है, बट देखने में तो बहुत सुंदर है। नहीं, अब तक तो नहीं देखा है ना, तो पता नहीं है इतिहास ज़्यादा। चित्तौड़गढ़ में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर आरएनटी कॉलेज कपासर में निःशुल्क नेत्र प्रशिक्षण और मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 327 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, साथ ही 25 लोगों का मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए चयन किया गया। आरएनटी महाविद्यालय के प्रबंध निदेशक डॉक्टर वसीम खान और नीमा खान ने बताया कि शिविर में डॉक्टर मोहन प्रजापत और डॉक्टर पद्मा शर्मा के नेतृत्व में 6 सदस्य टीम ने अपनी सेवाएं दी हैं। उधर चीन में सांस के रोगों के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए जिले का चिकित्सा प्रबंधक अलर्ट मोड पर है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने नागौर जिला मुख्यालय के पंडित जलन राजकीय अस्पताल का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने डॉक्टर और मरीजों से वार्ता की। संयुक्त निदेशक ने यहां मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और निःशुल्क जांच योजना के तहत अस्पताल परिसर में संचालित दवा वितरण केंद्र और साथ ही प्रयोगशाला का भी निरीक्षण किया और यहां दवाइयों की उपलब्धता के साथ साथ निर्धारित जांच सुविधाओं का भी जायजा लिया। कोटा में पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी ने एसपी ऑफिस से डाल 112 के 7 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। कोटा में अब कुल मिलाकर 9 गाड़ियां हो चुकी हैं। डाल 112 पुलिस वाहन शामिल होने के लिए पुलिस का रिस्पांस टाइम काफी फास्ट हो जाएगा। एसपी सिटी ने बताया कि डाल 112 वाहनों को कोटा शहर में तैनात किया गया है। गौरतलब है कि शहर को 3 महीने पहले 2 गाड़ियां मिल चुकी हैं, जिसे मिलाकर अब 9 गाड़ियां कोटा की रक्षा में तैनात रहेंगी। अभी आपके सामने बोलेरो गाड़ी मैं जाब्ते के कोड नेम 112 कहलाती हैं, हमें राजस्थान सरकार से परसों प्राप्त हो गई थी और कल इसका सारा फर्निशिंग नंबर वगैरह जो भी था वो डलवाए गए और अभी आपके सामने 7 बोलेरो वाहन को कोटा शहर के लिए रवाना किया गया। 2 हमें लगभग 3 महीने 4 महीने पहले प्राप्त हुई थी। कुल ये 9 वाहन 112 डायल करने पर तुरंत कोटा शहर की जनता की मदद के लिए उपलब्ध रहेंगे। ये शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों पे विभिन्न लोकेशंस पर गश्त करेंगे या एक पॉइंट पर स्टैटिक रहेंगे। उधर जयपुर में 10 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच जयपुर रंग महोत्सव यानी जयरंगमंग 2023 शुरू होने जा रहा है। इस महोत्सव का आयोजन 3M बैंड्स थिएटर फैमिली सोसाइटी कला और इसके साथ ही संस्कृति विभाग और जवाहर कला केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। फेस्टिवल में आबाद रंगमंच, रंग संवाद, मास्टर क्लास, म्यूजिकल कॉन्सर्ट, फिल्म स्क्रीनिंग, एग्जीबिशन और सुकूने दिल वाली महफिलें, कई कार्यक्रम लोगों का मन मोह लेंगे। नामचीन कलाकार अपनी कला से पूरा समा बांधेंगे। बढ़ेंगे आगे। जैसलमेर जिले के ख्याला गांव में पिछले कई दिनों से नियमित बिजली सप्लाई नहीं होने की वजह से गांव में पीने के पानी का संकट उत्पन्न हो गया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने बिजली विभाग कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग के कर्मचारी अपनी मर्जी चलाते हैं और जल विभाग के कर्मचारी भी ध्यान नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि अगर कुछ दिनों में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे जीएसएस का घेराव करेगी, जिसके जिम्मेदार सिर्फ विभाग की होगी। कोई नहीं आयो, नहीं ऑटो, नहीं पशु सारा किस मारे मैं गाड़े भरीज हर जगह बैंक में जावा तो कहे ये पैसे मांगा है, पैसे बे चलाओ पैसे, हमें पैसा कहाँ से लाओ, मैं तो खुद मर रहा है। बिजली का पूरा ही मांग रहा है, सब मांग रहे हैं। उधर अजमेर जिले के नसीराबाद में 8 साल के बच्चे की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट ने बताया है कि बच्चे की मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही बेटी की हत्या कर दी थी। पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट ने बताया कि बच्चा उनके प्रेम संबंधों में बाधा बन रहा था, जिसके चलते मां ने प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस मामले के हर पहलू से जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने कातिल मां और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच में जुट गई है। बता दें, कुछ दिन पहले नसीराबाद भिलवाड़ा राजमार्ग पर मोतीपुरा के जंगल में 8 साल के बच्चे की लाश मिली थी।
ये 28 तारीख को सुबह के समय पे नसीराबाद के जो मोतीपुरा गांव है उसके पास से एक सूचना मिली थी कि एक 10-11 साल का बच्चा है जिसकी डेड बॉडी मिली है और उसके सिर को पत्थर से कुचल करके और उसकी लग रहा है कि हत्या की गई है। उसके आधार पे जो सदर थाना है उसकी टीम है वो मौके पे पहुंची और उसके बाद में हमारा जो पहला प्रयास रहा बच्चे की जो डेड बॉडी है उसकी शिनाख्ती का प्रयास करना। उसके लिए हमने जो ग्राम रक्षक हैं, हमारे पुलिस मित्र हैं, जो हमारे मीडिया के जो ग्रुप हैं और जो गाँव के जो CLG मेंबर्स के ग्रुप है और हैं, वो सारे ग्रुपों के अंदर उस बच्चे की शिनाख्ती के प्रयास किए गए। उसके बाद में कल हमें बच्चे की शिनाख्ती हुई जो बिनाई थाना क्षेत्र के रामलालिया जो गांव है वहां का रहने वाला था बच्चा और उसकी मां जो है वो उस दिन से गायब थी। बच्चे की शिनाख्ती के बाद में हमारी जो DST टीम है और हमारे सदर थाने की टीम है और जो CO नसीराबाद है उनकी टीम ने मिलकर के जो मृतक की मां है और जो अन्य आरोपी है उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए। इसमें विशेष रूप से जो हमारे DST के ASI शंकर सिंह और ASI जो रणवीर है उनका विशेष रूप से योगदान। सिरोही बाल कल्याण समिति के समक्ष एक पेचीदा मामला सामने आया है। आबू रोड की रहने वाली 17 साल की नाबालिग लड़की किसी युवक के साथ चली गई थी और मामले में आबू रोड पुलिस ने नाबालिग को औरंगाबाद से पकड़कर बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया है। तब मामले का पता चला कि नाबालिग का नाम अलग था और उसको लेने आए वे लोग अलग थे। अब बता चले अब बाल कल्याण समिति के सामने नाबालिग लड़की के माता पिता को लेकर संशय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि बच्ची की असली मां मानसिक रूप से बीमार है और दस्तावेज में उसके माता पिता का नाम वही है जो उसे पालते हैं। पूरे मामले में गंभीर बात यह है कि उस वक्त बच्चे की असली मां तो हिंदू है जबकि बच्चे की पालनकर्ता बताने वाली महिला स्वयं मुसलमान है। ऐसे में धर्म परिवर्तन के मामले की भी संभावना जताई जा रही है। अब बाल कल्याण समिति ने नाबालिग बच्चे की कस्टडी पालनकर्ता मुसलमान महिला को नहीं सौंपकर उस बच्ची को सखी सेंटर भेज दिया है और निर्णय 5 दिसंबर तक सुरक्षित रखा है। क्रम है, एक बच्ची है साक्षी नाम की जो बिना बताए घर से चली गई थी। तो वहां से 3 दिनों के बाद में औरंगाबाद से लड़की को लाया गया। वो अभी सखी सेंटर में है। ये लड़की कोई पागल थी, उसकी माँ उसकी है लेकिन उसका पालन पोषण किसी मोमेडन ने किया है। तो बच्ची उनके पास ये नहीं बना, ये तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए पर्यवेक्षण अधिकारी को नियुक्त किया है। वो सब जानकारी हासिल करके 5-6 तारीख तक हमें लाएगी और उसके बाद में हमारी कमेटी ये निर्णय करेगी। हाँ, वो तो दस्तावेज जिन्होंने बनाए हैं उनके आधार पे बने होंगे ना। क्या उसकी जांच करवाएंगे आप? हाँ, उसकी सब जांच तो हम करवाएंगे। विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पुलिस ने धौलपुर में मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की। मतगणना वाले दिन जिले भर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि ड्रोन कैमरे और सादा वस्त्रों में पुलिसकर्मी मतगणना स्थल पर निगरानी रखेंगे। इसके साथ ही शांति भंग, उपद्रव करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर में विधानसभा चुनावों की मतगणना को देखते हुए मतगणना स्थल पर पर्याप्त पुलिस प्रबंध किए गए हैं। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बाहरी स्तर पर भी जो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल लगाया गया है और मतगणना स्थल की सुरक्षा के लिए CAPF की कंपनी पूर्व से तैनात है जो कि वहां सुरक्षा करेगी। तो सुरक्षा के पूर्ण इंतजाम किए गए हैं और मतगणना स्थल पर ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है और असामाजिक तत्वों पर भी निगरानी रखी जा रही है। किसी प्रकार की अव्यवस्था वहां बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा जिले में चुनाव उपरांत जो घटनाएं हुई हैं उनको देखते हुए और मतगणना के बाद उत्पन्न होने वाली स्थिति को देखते हुए क्षेत्र में जगह जगह पर पुलिस बल तैनात किया गया है। RAC की कंपनियां तैनात की गई है। अधिकारियों को मौके पर तैनात रखा गया है और किसी प्रकार के कोई उपद्रव, बदमाशी या शांति भंग करने की किसी प्रकार की कोई कोशिश पर पुलिस सख्ती से निपटेगी। पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी।
2024 के फाइनल के पहले पांचों विधानसभा चुनावों को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। राजस्थान में बाकी 4 राज्यों के साथ ही 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे घोषित हो जाएंगे। इसके साथ ही साफ हो जाएगी वो तस्वीर जिसमें पता चलेगा कि आखिरकार किसके सिर पर सत्ता का ताज सजेगा। नवतेज टीवी के संवाददाता उमंग माथुर ने बीजेपी के दिग्गज नेता और मालवीय नगर से प्रत्याशी कालीचरण सराफ से खास बातचीत की। राजस्थान में विधानसभा चुनावों का परिणाम अब आने ही वाला है और जाहिर सी बात है तमाम पार्टियों ने अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी इस चुनाव को जीतने में। और कल एग्जिट पोल भी आए हैं। हालांकि एग्जिट पोल में कल एक विशेष बात देखी गई, जो एजेंसियों का जो एग्जिट पोल था उसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख पार्टियों को लगभग बराबर देखा गया, लेकिन जो जनमत था यानी कि जनता की जो राय थी उसमें बीजेपी एक हाथ ऊपर ही कांग्रेस से दिखाई दी। हमारे साथ में मालवीय नगर से विधानसभा प्रत्याशी बीजेपी के कद्दावर नेता कालीचरण सराफ जी मौजूद हैं। सर, कल एग्जिट पोल आए, जैसा कि हमने बताया कि 2 तरह के कल पोल दिखाए गए। पहली बार ऐसा हुआ, एक तो एजेंसी ने जो सर्वे किया और दूसरा जनमत में बीजेपी आगे आई और जो एजेंसी का जो पोल था वो दोनों ही पार्टियों को बराबर कर रहा है। एजेंसियों का जो एग्जिट पोल है वो मैनिपुलेटेड रहता है। जनता की जो आवाज़ होती है वो मेन है और जनता राजस्थान की ये मानस बना चुकी है कि 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, बड़ी स्पष्ट बहुमत के साथ जीत रही है, कंफर्टेबल बहुमत आएगा और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर, क्या कुछ प्रमुख मुद्दे रहे इन विधानसभा चुनावों? देखिए, बिगड़ती कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार चरम पर, पेपर लीक, बेरोजगारों में निराशा और सबसे बड़ा मुस्लिम तुष्टीकरण, ये 4 मुद्दे थे विशेष रूप से जिसने राजस्थान की जनता को द्वेलित किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए उनको क्या कहते हैं उसको प्रोत्साहित किया। सर, कांग्रेस बार आरोप लगाती हुई आई है इन 4.5 सालों में कि बीजेपी के पास में कम से कम 7-8 मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, इनके अंदर गुटबाजी चरम पर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। विधायकों की राय से, जो चुने हुए विधायक होंगे उनकी राय से शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि आपके चिर प्रतिद्वंदी मालवीय नगर विधानसभा से हैट्रिक अब बनती हुई सी नज़र आ रही है। देखिए, वो अपना हार का रिकॉर्ड बनाएगी और हम हमारी जीत का रिकॉर्ड बनाएंगे। वो हैट्रिक करेगी हार में और हम 8वीं बार जीत करके और रिकॉर्ड बनाएंगे 8वीं बार जीतने का। जैसे हमारे साथ कालीचरण सराफ जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में जो मतगणना अब 3 दिसंबर को होने वाली है उसमें साफ तौर पर इनका कहना है कि जनता ने अपना मन बना लिया है और अपने मन को मत पेटियों में कैद कर दिया है और 3 दिसंबर को बीजेपी प्रचंड बहुमत से राजस्थान में अपनी सरकार बना रही है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। यूएई के दुबई शहर में हो रहा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP 28 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2028 में भारत में COP 33 की मेजबानी करने का प्रस्ताव रखा है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत ने साल 2030 तक उत्सर्जन की तीव्रता को 45% तक कम करने और गैर जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी को 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। भारतीय प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि भारत अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान लक्ष्यों को प्राप्त करने की राह पर है। उन्होंने बताया कि भारत ने निर्धारित समय सीमा से 11 साल पहले अपने उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य हासिल कर लिया है। उधर भारत सरकार ने फर्जी सिम कार्ड बेचने पर सख्ती करने के लिए सिम बेचने के नियमों में बदलाव कर दिए हैं। बता दें, बदलावों के तहत सिम बेचने वाले सभी डीलर्स का वेरिफिकेशन होना अनिवार्य होगा और इतना ही नहीं, डीलर्स को सिम बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य होगा। किसी भी सिम बेचने के लिए व्यापारी की पुलिस वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी टेलीकॉम ऑपरेटर्स की ही होगी और नियमों की अनदेखी करने पर 10 लाख तक का जुर्माना पड़ सकता है। देश में तेल गैस कंपनियों ने पेट्रोलियम गैस उत्पादों की कीमतों का रिव्यू किया है, जिसके बाद कॉमर्शियल उपयोग की LPG दरों में बढ़ोतरी की गई है, जिसका असर 19 किलोग्राम के कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों पर आया है। कंपनियों ने सिलेंडर की कीमत में 20.50 रुपए का इजाफा किया है और यह बदलाव 1 महीने में तीसरी बार की गई है। LPG डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष दीपक गहलोत ने बताया है कि अब कंपनियों की ओर से 19 किलो का सिलेंडर 1819 रुपए का मिलेगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बार फिर जयपुर हेरिटेज नगर निगम के निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर का निलंबन रद्द कर दिया है। जस्टिस अनूप जैन के एकल पीठ ने निलंबन आदेश को रद्द करते हुए स्वायत्त शासन विभाग की जांच को
दुर्भावनापूर्ण बताया है। वहीं 1 महीने में फिर से जांच करने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही मुनेश के वकील विज्ञान शाह का कहना है कि हमने कोर्ट को बताया था कि जिस अधिकारी को सरकार ने पिछले निलंबन के दौरान कोर्ट में OIC नियुक्त किया था और उसी को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है, उसने मेयर को ऐसे आरोपों को लेकर नोटिस थमा दिया जो उन पर लगे ही नहीं थे। जोधपुर के लूड़ी थाना क्षेत्र के भटिंडा पाबूपुरा गांव के बीच अज्ञात वाहनों की टक्कर हो गई, जिसके बाद युवक की ओर आक्रोशित लोगों ने रास्ते में चलते डंपर को आग लगा दिया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने डंपर के ड्राइवर की रिपोर्ट पर कुछ लोगों के खिलाफ मारपीट और डंपर में आग लगाने का मामला दर्ज किया है। पुलिस अब सभी आरोपियों की तलाश कर रही है। उधर सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र के सलखन गांव से धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, जहां जरूरतमंद लोगों को आर्थिक रूप से मदद कर ईसाई धर्म में धर्मांतरित किया जा रहा है। मामले की खबर मिलते ही पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही भारी मात्रा में ईसाई धर्म में धर्मांतरित किए जाने वाले पुस्तक और प्रचार प्रसार सामग्री भी बरामद की है। देखिए, वादी नरसिंह निवासी मल्लाई टोला थाना चौपन की तहरीर पर थाना चौपन पर मुकदमा अपराध संख्या 269/23 अंतर्गत धारा 3(5) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के तहत 42 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया। पुलिस के द्वारा कुछ लोगों को उठाकर उनसे पूछताछ की गई। उनमें अभी 9 लोग संलिप्त पाए गए हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। जिले के ही हैं रहने वाले, मूलतः हो सकता है कि वो आंध्र प्रदेश यहाँ हो, लेकिन वर्तमान में जिले में ही निवास कर रहा है। ये आर्थिक लाभ की स्थिति है और जो ईसा मसीह द्वारा अपना कहा गया है कि वो लोगों की बीमारियां दूर करते हैं वगैरह वगैरह, और धार्मिक पुस्तकों का आदान प्रदान और ऑडियो वीडियो CDs लैपटॉप्स, ये सारी चीज़ें इन लोगों से बरामद हुई। नहीं, ये सभी रहने वाले पूरे जिले के हैं। मुकदमा थाना चौपन में पंजीकृत। उधर अयोध्या के अंगूरीबाग कंपोजिट विद्यालय में सरकारी किताबों को कूड़े के ढेर में जला दिया गया। मामला मीडिया में आने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष राय ने प्रधानाध्यापक तहसीन बानो को सस्पेंड कर जांच के आदेश दिए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग पर छात्रों को दी जाने वाली किताबों के वितरण को लेकर जिम्मेदारों पर लगातार आरोप लगते रहे हैं। शिक्षा सामग्रियों के रखरखाव में लापरवाही की तस्वीरें भी आती रहती है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि मीडिया के माध्यम से उन्हें घटना की जानकारी प्राप्त हुई है। अंगूरीबाग में किताबें स्टोर करके वहां से ब्लॉक लेवल पर भेजी जाती है। अगर वहां पर किताबें जलाई जा रही हैं तो नियमानुसार कार्रवाई की गई है। कंपोजिट विद्यालय में ये संज्ञान में आया था कि मतलब कुछ कूड़ा जलाया जा रहा है और उसमें कुछ पुरानी पुस्तकों के भी जलाने का मामला संज्ञान में आया था। उसमें तत्काल खंड शिक्षा अधिकारी और DC कम्युनिटी को वहाँ पे भेजा गया था मौके पे, और उन्होंने निरीक्षण करके रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें प्रथम दृष्टया ये तथ्य संज्ञान में आया कि विद्यालय की साफ सफाई के दौरान जो कूड़े का ढेर था उसको जलाया जा रहा था, लेकिन उसमें कुछ पुरानी जो फटी हुई किताबें थी वो भी उसमें रख दी गई थी, जिसको गंभीरता से लेते हुए, क्योंकि अगर पाठ्य पुस्तकें हैं, अगर पुरानी हैं, फटी हुई भी हैं, तो उसके एक सेट प्रोसीजर है कि उसमें आगे क्या कार्रवाई किया जाएगा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बाद। तो ये प्रथम दृष्टया प्रधानाध्यापक की गलती उसमें पाई गई है। इसमें तत्काल प्रभाव से उनको सस्पेंड करते हुए इसमें जाँच बैठाई गई। उधर एक कॉलेज के प्रिंसिपल पर छात्राओं को बुरे तरीके से पीटने का आरोप लगा है। मामला बिजनौर के चांदपुर के शकुंतला कन्या इंटर कॉलेज का है, जहां कई छात्राएं कॉलेज नहीं गई थी और कॉलेज से टीचर द्वारा फोन पर उनको बुलाया गया। छात्राएं जब क्लास में पहुंची तो पहले क्लास में टीचर द्वारा उनको पीटा गया। उसके बाद प्रिंसिपल ने आते ही उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। प्रिंसिपल यही नहीं रुके, उनसे बता चले उसने डंडे से भी छात्राओं को बुरे तरीके से पीटा है, जिसके बाद सभी ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस तहरीर लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। 2 बच्चे गए थे, उनका पुलिस के द्वारा लाई गई थी, मेडिकल किया था, उनके हल्के हल्के निशान थे, एक के चोट के निशान थे हल्का सा, और एक के अंगूठे में दर्द था। ये तो जांच के विषय पुलिस बताएगी। फिलहाल तो ऐसा था कि एक के शरीर में दर्द था और एक के अंगूठे पर सूजन थी, तो एक्सरे के लिए भेज दिया, अंगूठा के एक्सरे के लिए। देश में 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम का भाजपा, कांग्रेस समेत सभी पार्टियां इंतजार कर रही हैं, लेकिन पार्टियां 5 राज्यों के चुनावों के परे लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुट गई है। हालांकि लोकसभा चुनाव में अभी 6 महीने बाकी है, लेकिन सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। अब की बात टक्कर बीजेपी के एनडीए और विपक्ष के इंडिया गठबंधन के बीच है। लोकसभा चुनाव 2024 में कौन सी पार्टी क्या तैयारी कर रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव का दम, किस में कितना दम?
2024 चुनाव की रात इंडिया गठबंधन में तकरार। इंडिया गठबंधन की स्थिति स्पष्ट नहीं। क्या भाजपा लगाएगी जीत का हैट्रिक? अभी 5 राज्यों के चुनावी परिणाम आने बाकी हैं और पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। एक तरफ जहां भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस, सपा, बसपा, आप और टीएमसी समेत 28 पार्टियां एक साथ आ गई हैं और इस गठबंधन को नाम दिया इंडिया गठबंधन। इंडिया अलायंस जिस जोर शोर से बना था, जिस तरीके से बड़ी बड़ी बैठकें हुई थी, अब वह ठंडे बस्ते में जा चुकी है। हालांकि लोकसभा चुनावों से परे विधानसभा की बात करें तो ये गठबंधन बिखरा हुआ नजर आता है, क्योंकि मध्य प्रदेश चुनाव ने सपा और कांग्रेस पार्टी में दरार डाल दी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव तो कांग्रेस को खरी खोटी सुना चुके हैं। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के अंदर एक और ग्रुप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल सपा चीफ अखिलेश यादव तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के न्योते पर पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम के लिए चेन्नई पहुंचे थे, लेकिन कांग्रेस इस कार्यक्रम से दूर रही, जबकि कांग्रेस तमिलनाडु में उनकी सहयोगी पार्टी है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कांग्रेस पर बड़ा हमला बोल चुकी है। कहा है कि कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त है, लेकिन गठबंधन पर कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। इन सब के अलावा सबसे बड़ा सवाल जो सबके जहन में उठ रहा है कि आखिर इंडिया गठबंधन की ड्राइविंग सीट पर कौन बैठेगा, यानी प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा और पार्टियों को कितनी सीटें मिलेंगी। वहीं भाजपा भी विपक्षी गठबंधन पर हमलावर है और कह रही है कि सभी पार्टियों के प्रमुखों द्वारा पीएम की दावेदारी पेश करना मतलब मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने जैसा है। प्रधानमंत्री जिस तरह से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में एक्टिव नजर आई हैं, उससे ज्यादा तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दम पर लोकसभा चुनाव की कर दी है। इसका एक नजारा भारत संकल्प यात्रा के तहत देश भर के लाभार्थियों से वर्चुअली संवाद में दिखा, क्योंकि इस संवाद का फोकस सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव रहा है। इस संवाद में प्रधानमंत्री मोदी ने देश को यह बताने का प्रयास किया कि उनकी सरकार की योजनाओं से आम आदमी को कितना फायदा मिल रहा है। वहीं विपक्ष जिस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है वो है जातिगत जनगणना। इशारों इशारों में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि उनके नजर में सिर्फ 4 जातियां हैं, एक नारी शक्ति, दूसरी युवा, तीसरी किसान और चौथी वो है गरीब। ये चारों मेरे लिए अमृत स्तंभ है। हमारा प्रयास है कि इन चारों को सशक्त बनाया जाए, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातिवाद के मुद्दे को राष्ट्रवाद के मुद्दे से दबाने की पूरी तैयारी में हैं। 15 नवंबर को जब ये यात्रा शुरू हुई थी, और आपको याद होगा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर शुरू हुआ था, जनजातीय गौरव दिवस था उस दिन, और मैंने झारखंड के दूर सुदूर जंगलों में छोटी सी जगह से इस काम का आरंभ किया था। वरना मैं यहाँ बड़े विज्ञान भवन में या भारत मंडपम में या यशोभूमि में बड़े ठाट बाट से कर सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं किया। चुनाव का मैदान छोड़ करके मैं खूंटी गया कि विकसित भारत का संकल्प 4 अमृत स्तंभों पर मजबूती के साथ टिका है। ये अमृत स्तंभ कौन से हैं, इसी पर हमें ध्यान केंद्रित करना है। एक अमृत स्तंभ है हमारी नारी शक्ति, दूसरा अमृत स्तंभ है हमारी युवा शक्ति, तीसरा अमृत स्तंभ है हमारे किसान भाई बहन, चौथी अमृत शक्ति है हमारा गरीब परिवार। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा, और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। भाजपा 2024 में जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाली है उसमें राम मंदिर, हिंदुत्ववादी, अचीवमेंट और यूनिफॉर्म सिविल कोड है। भाजपा ने जिस तरीके से राम मंदिर और हिंदुत्व का मुद्दा मध्य प्रदेश और राजस्थान में उठाया था, ठीक उसी तरीके से भाजपा लोकसभा चुनाव में पुरजोर तरीके से उठाने वाली है। साथ ही यूसीसी का मुद्दा भी उठाएगी, क्योंकि भाजपा के घोषणा पत्रों में भी यूसीसी का जिक्र होता है।
अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव में किसके मुद्दे में कितना दम होगा। भाजपा जीत की हैट्रिक लगाएगी या फिर इंडिया गठबंधन अपना दम दिखा पाएगी। आखिर जनता का विश्वास और साथ किस पार्टी को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी। चलिए बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नवतेज टीवी देखते रहिए आप। नमस्कार।